हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और देश में अभी जो चल रहा है, देश में नहीं इनफैक्ट वर्ल्ड में बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो हैशटैग है हमारा मोदी जॉब दो और मोदी रोजगार दो, वो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पे। लेकिन इसका भी नॉर्मलाइजेशन सरकार ने कर दिया। हम करने क्या गए थे, हम नॉर्मलाइजेशन में जो है लॉस हुआ है बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे बच्चे जो 200-200 नंबर लेके भी जो है लिस्ट में नहीं थी, उनकी कंप्लेंट करने के लिए एक ये हैशटैग चलाया था। और उसी हैशटैग का नॉर्मलाइजेशन सरकार ने अपनी आईटी सेल से करवा दिया, क्योंकि 6-7 मिलियन से ज्यादा उस पर ट्वीट हो चुके थे। और अब उसमें से बहुत सारे ट्वीट जो है सरकार डिलीट करवा दे रही है, और अब जो ट्वीट है वो 4 मिलियन के आसपास दिखा रहा है। तो यही चीज बहुत सारे बच्चों के साथ एग्जाम में हुई थी कि बहुत ज्यादा 200-200 नंबर लाने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके नंबर 30-30, 40-40 नंबर कम कर दिए गए, और उसके बाद उन लोगों का जो लिस्ट में नाम नहीं आया। तो ये सारी चीजें अभी जो है वो चल रही है, लेकिन धीरे धीरे ये मुद्दा जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। न्यूज चैनल्स वगैरह में भी इसको अभी दिखाना शुरू कर दिया है। तो हिम्मत नहीं हारनी है, ट्वीट करते रहना है। दिन रात सोने से पहले एक बार उठने के बाद थोड़ा सा टाइम निकालो, 2-4 ट्वीट कर दो, 2-4 रीट्वीट कर दो। तो ये मुद्दा जो है थोड़ा सा चलते रहना चाहिए। तो आज की क्लास लेकिन फिर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्लास करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि जो वीडियोज हैं वो चलती रहनी चाहिए। आपका एग्जाम जो है आने वाला है, तो एग्जाम की तैयारियां भी आप लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो आपको तैयारी अपनी खुद की बढ़ानी है, ऊपर से आपको ऐसे ऐसे लोगों से कंपटीशन करना है जो कि गलत तरीके अपनाते हैं, जो पेपर को गलत तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं, या फिर जो सेटिंग कर लेते हैं। बहुत सारे जो तरीके हैं पेपर को गलत तरीके से करने के, तो उन सारी चीजों से भी आपको साथ साथ फाइट करनी है। तो पढ़ते भी रहना पड़ेगा, जो सारी मुहिम है वो भी चलती रहेगी। तो ये हमारे लिए भी थोड़ा सा काम बढ़ जाता है कि एक तरफ वो सारी चीज भी साथ के साथ सपोर्ट करते रहो, उस पर वीडियो बनाते रहो, सारे काम करते रहो, और फिर उसके बाद जो है पढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि जो क्लासेज हैं अगर वही नहीं चलेंगी तो एग्जाम हो भी जाएगा, तो फिर आप लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर उसमें आपको कुछ नहीं आता होगा। तो आज की क्लास में 10 क्वेश्चन करेंगे। इसका एक प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी किया था। 10 के 10 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख देता हूं कि इफ 2 की पावर 2x माइनस 6 इंटू 2 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो आपको बताना था कि फाइंड x। x का मान आपको बताना था क्या है, ये -1 और 2, -2 सॉरी, 0 और 1, और 1 और 2, और एक लास्ट ऑप्शन था नोटा। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना था कि x का जो मान है वो क्या क्या हो सकता है। ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस पेपर्स जो हुए थे आपके उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ देख लो कि इसको कैसे करना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर x लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि मेरे पास ये 2 की पावर x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, और इसका स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना सकता हूं। और मैं यहां से 2 की पावर x को y पुट कर देता हूं या z पुट कर देता हूं, आपका जो दिल करे आप वो पुट कर लो। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ऐसे टुकड़े देखने जिनकी प्रोडक्ट 8 हो, जोड़ने घटाने पे 6 आए, तो आप बोलोगे इस 6 को हम -4 और -2 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट 8 है, इन दोनों का जोड़ 6 है। तो यहां से मेरे पास जो y के मान आएंगे वो आएंगे 4 और 2, क्योंकि x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। अब आपको क्योंकि 2 की पावर x इज इक्वल टू y दिया हुआ है, तो यहां से अगर मैं 2 की पावर x को इज इक्वल टू y का एक मान है 4, इस 4 के इक्वल पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा यहां से x का मान 2, क्योंकि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है। इसके अलावा 2 की पावर जो x है वो इज इक्वल टू सेकंड है 2, यहां से मेरे पास x का मान 1 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो x के मेरे पास दो मान आ जाएंगे 1 और 2, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये था आपका आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अगर शुरुआत अच्छी है तो इसका जो अंत है वो भी अच्छा ही रहेगा। 10 के 10 क्वेश्चन आप लोगों के जो है वो ठीक रहेंगे। अभी आपको पता होगा
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई थी मोदी साहब ने, ताकि उनका जो सम्मान है, उन्होंने देश के लिए जो किया है उसको थोड़ा सा हम पूरा कर सके, उनको आदर दे सके। और कल ही उनके नाम से जो क्रिकेट स्टेडियम था उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया गया है। उसमें एंड, जैसे आपने मैच अगर आप देखते हो तो उसमें एंड दिए जाते हैं कि ये पवेलियन एंड से है, ये उस एंड से है, तो वहां पे है अडानी एंड और रिलायंस एंड। तो बहुत अच्छा जो है विकास हो रहा है देश में, देश का पता नहीं लेकिन कुछ लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है। तो आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 संडेज एंड 53 सैटरडेज। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 संडेज and 53 Saturdays in a leap year। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन हिंदी में भी बता देता हूं कि एक लीप ईयर जो होता है, जिसमें आपको पता है 366 दिन होते हैं, क्योंकि उस ईयर में फरवरी में जो है 29 दिन होते हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस लीप ईयर में टोटल जो है वो 53 संडे होने चाहिए और 53 जो है वो सैटरडे होने चाहिए। तो 53 सैटरडे और 53 संडे होने की प्रायिकता क्या होगी एक लीप ईयर में। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि अगर वो लीप ईयर है तो उसमें टोटल जो दिन है वो है 366, एक दिन एक्स्ट्रा है। अब मैं अगर इसको 7 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, तो मेरे पास 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 52 तो आ गए वीक्स, लेकिन 2 दिन बच गए एक्स्ट्रा। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात तो ये कि ऐसे तो हो नहीं सकते कि उनमें से एक दिन सोमवार हो एक दिन शुक्रवार हो, तो वो जो 2 दिन होंगे वो कंटिन्यू होंगे, या तो सोमवार है तो मंगलवार अगला दिन होगा, मंगलवार है तो बुधवार अगला दिन होगा। जैसे क्या क्या हो सकते हैं, अगर वो पहला मंडे है तो ट्यूसडे होगा उससे अगला, ट्यूसडे है तो वेडनेसडे, वेडनेसडे है तो थर्सडे, थर्सडे है तो फ्राइडे, फ्राइडे है तो सैटरडे, सैटरडे है तो संडे, और संडे है तो मंडे। तो इस सीक्वेंस में होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि एक सोमवार है एक बुधवार है। तो दोनों दिन जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे टोटल जो तरीके हैं कि वो जो 2 दिन हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि उसमें जो है संडे और सैटरडे एक्स्ट्रा लगाना है, क्योंकि 32 तो संडे सैटरडे यहाँ पे आ गए, सॉरी 52। तो अगर यहां से एक एक्स्ट्रा, ये यहां पर 5 है, 32 नहीं, 7 पंजे 35, 52 है, तो 52 सैटरडे और 52 संडे तो इन हफ्तों में आ गए। तो एक संडे और एक सैटरडे एक्स्ट्रा लेना है तो वो हम यहां से उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ऐसा मत कर देना कि अच्छा एक सैटरडे यहां पे भी है एक संडे यहां पे भी है, तो दोनों उठाने हैं तो दोनों यहां से कंटिन्यू आ सकते हैं। क्योंकि अगर फ्राइडे सैटरडे है तो ये नहीं है कि ये भी है, दोनों दिन कंटिन्यू रहेंगे और हमें सैटरडे और संडे चाहिए, तो दोनों चीजें जो है वो यहाँ पे है। अब टोटल उन 7 जो 2 दिन थे उनको अरेंज किया जा सकता था इन 7 तरीकों से, जिसमें से ये है जिसकी हमें जरूरत है। तो इसकी जो प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/7। 7 में से कोई एक चुनने की जो प्रायिकता है वो हो गई 1/7। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है कि वो लीप ईयर नहीं है, वो एक नॉर्मल सा ईयर है बेचारा सीधा साधा, तो उसमें हमारे पास 365 दिन होते और 52 वीक्स के बाद हमारे पास एक दिन बचता। अगर आपसे पूछ लेता कि उसमें 53 संडे होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 7 में से कोई एक दिन हो सकता था, तो भी ये 1/7 होता। एक बुधवार की पूछ लेता तो भी ये 1/7 ही होता। लेकिन अगर आपको ये 366 ही दिया होता, यानी कि लीप ईयर ही दिया होता, लेकिन आपको खाली पूछ लिया जाता कि उसमें जो है 53 संडे होने की प्रायिकता क्या होती है, अगर ये कंडीशन ना होती तो उस केस में हमारे पास जो है एक संडे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो उस केस में जो आंसर होता वो 2/7 हो रहा होता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। और मैच में भी बहुत अच्छा चल रहा है, एक ही दिन में कल
इंग्लैंड की पूरी टीम 112 पे ऑल आउट हो गई, उसके बाद इंडिया की बैटिंग आई तो वो 145 पे ऑल आउट हो गया। आज दूसरा दिन है और फिर से अभी इंग्लैंड की बैटिंग चल रही है और अभी उनकी 3-4 विकेट गिर चुकी थी, तो मैच धमाकेदार चल रहे हैं। तो क्वेश्चन भी इसी के साथ एक धमाकेदार आपके सामने पेश है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अगर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स मूल of polynomial f of x is equals to 2x square minus का 5x plus का 7, find a polynomial whose roots are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। ठीक है, जरूरी नहीं आपसे हर बार जो है वो रूट ही पूछे जाएं, आपसे इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन एक बार समझ लो कि आपको एक पोलिनोमियल की इक्वेशन दी है, वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। इसके जो रूट्स हैं वो भी आपको दिए हैं कि वो है अल्फा और बीटा। आपको एक दूसरी इक्वेशन बनानी है, रूट नहीं निकालने, इक्वेशन बनानी है जिसके रूट ये होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हर बार आपको खाली रूट ही नहीं पूछेगा, आपसे इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। तो उस केस में क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको रूट्स दिए हुए हैं तो इक्वेशन कैसे बनती है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इस तरीके से बनती है इक्वेशन। और इसके साथ एक के भी मल्टीप्लाई में होता है जनरल। वैसे आपको जो ऑप्शंस दे दिए जाते हैं वो डायरेक्ट इसी से आ जाते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये होती है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्योंकि अगर आपने एक इक्वेशन निकाल ली है कोई भी, उसके रूट कुछ भी हो, अगर उसके आप एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हो, के 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो उसके रूट सेम ही रहेंगे। तो ये के इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक सेम ही रूट के, मान लो आपको अल्फा और बीटा ये जो 2 रूट दिए इस इक्वेशन के, तो ऐसा नहीं है कि ये एक यूनिक इक्वेशन है। इसको किसी के से मल्टीप्लाई करके और भी बहुत सारी इक्वेशन बनाई जा सकती है जिनके रूट फिर भी अल्फा और बीटा ही रहेंगे, लेकिन इसको इग्नोर कर देते हैं एग्जाम के हिसाब से। लेकिन अगर आपको इक्वेशन दी जाती है और हो सकता है कि उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो उसके भी रूट सेम ही रहेंगे, मेरा कहने का मतलब था ये। तो अब मुझे जो नई इक्वेशन है उसके लिए मुझे चाहिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां से अगर मुझे सम ऑफ रूट्स निकालना है तो मेरे पास सम ऑफ रूट्स के लिए क्या क्या चाहिए मुझे, वो होगा यहाँ पे, क्योंकि ये हैं इसके रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 2 अल्फा और 3 अल्फा 5 अल्फा और 5 बीटा, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट हैं अल्फा और बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स होगा माइनस ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट है वो, यानी कि -5 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 25/2। ये आ गया इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स। इसके अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको बोलूं तो वो होगा 3 दूनी 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 अल्फा बीटा प्लस 2 दूनी 4 अल्फा बीटा प्लस 3 दूनी 6 बीटा स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे 6 इसको और इसको, और ये हो जाएगा 13 अल्फा बीटा, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर। 13 अल्फा बीटा को मैं लिख सकता हूँ 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। यहाँ से क्योंकि ये जो है ये 6 टाइम्स ऑफ ये है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो यहां से अगर मैं 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5/2, यानी कि 6 इंटू 5/2 का स्क्वायर यानी कि 25/4
प्लस अल्फा बीटा होगा 7/2, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 25 तिया 75/2 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 2 कॉमन है तो 75 और 7 82/2 यानी कि 41 आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, इक्वेशन के जो रूट आएंगे वो आएंगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि 25/2x और प्लस का 41। वैसे इसके साथ एक के मल्टीप्लाई में होता है, अगर ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है ये। तो आपको रूट से नहीं इक्वेशन भी निकालनी आनी चाहिए, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फेवरेट चैप्टर है HSSC का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट आंसर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। आपको बताना है कि इनका जो उत्तर है वो कितने तरीके से दिया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ये, ए जो है वो 20, बी ऑप्शन जो है वो है 1024, सी जो ऑप्शन है वो है आपका 100 और डी जो ऑप्शन है वो है आपका 24। अगर आपको 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जिनका आपको सिर्फ बताना है कि सही और गलत जो है कि नहीं है, अगर वो सही है तो सही बताना है, गलत है तो गलत बताना है, तो 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को कितने तरीके से आंसर किया जा सकता है। ऑप्शन है ये 20, 1024, 100 या फिर 24। तो अब आपको पता है कि इसमें आपके पास टोटल जो क्वेश्चन है वो है 10। एक क्वेश्चन को आंसर करने के आपके पास तरीके हैं 2, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन है उसके जो तरीके हैं वो है 2। इसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन है उसके भी 2 तरीके हैं, तीसरा जो क्वेश्चन है उसके भी 2 तरीके हैं। उसके अलावा इसी तरीके से ऐसे 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 ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन है मेरे पास और टोटल 10 क्वेश्चन है, तो ये 10 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 10 जो कि होगा हमारा 1024। समझ में आया। अगर आपको ये दे दिया जाए कि 10 क्वेश्चंस हैं ऑप्शन टाइप जिनमें उनके हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कितने तरीके से उनको आंसर किया जा सकता है, तो हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है, तो वो हो जाएगा 4 की पावर 10। यहां पे हमारे पास आंसर करने के 2 ही तरीके थे, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, इसीलिए जो आंसर है वो है 2 की पावर 10 यानी कि 1024, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन करने हैं। आपको मेन देखना है कि उस क्वेश्चन के हमारे पास एक क्वेश्चन के कितने तरीके हैं, हम उसको आंसर करने के कितने तरीके हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आज के क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी शहर में 20% लोग कार से सफर करते हैं। 20% जो लोग हैं वो कार से सफर करते हैं, इतना ही लिख देता हूं। उसके अलावा 50% जो लोग हैं वो बस से सफर करते हैं। उसके अलावा 10% ऐसे हैं जो कि दोनों इस्तेमाल करते हैं। आपको बताना है कि ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो ना तो कार ना बस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी लिख देता हूं क्या है, वो है 80%, 40%, 60% या फिर 70%। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि क्या है कि आपके एक शहर है जिसमें 20% लोग जो हैं वो कार से सफर करते हैं, 10% जो हैं वो दोनों से करते हैं, 50% जो हैं वो बस से सफर करते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं
जो इनमें से किसी से भी सफर नहीं करते हैं, नीदर बाई कार नोर बाई बस। तो इसको किया क्या इस तरीके से किया जा सकता है, वैसे तो सेट में हमने पढ़ा था उससे भी किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से भी काफी आसान पड़ता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो ये बीच वाला ये पोर्शन है जो दोनों में कॉमन होता है, उसमें सबसे पहले कॉमन वाला आप लिख लो जो कि है 10%। तो ये हो गया 10, इसको मान लेता हूं ये कार का सर्कल है और ये है बस का, तो ये 10% यहाँ पे आ गया। अब कार के द्वारा चलने वाले हैं टोटल 20%, जिसमें से 10 आ गए यहाँ पे, तो 10 बच गए यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा सर्कल ये कार का ही है, तो कार में टोटल 10 और 10 20 है। इसी तरीके से 50% लोग बस से जाते हैं, जिसमें से 10 यहाँ पे हैं, तो 40 यहाँ पे होंगे। अब टोटल अगर आप देखोगे तो 40 50 60% ऐसे लोग हैं जो या तो कार से या फिर बस से या फिर दोनों से चलते हैं। तो बचे हुए जो 40% होंगे वो ऐसे हैं महाराज जो कि पैदल चलना मंजूर है, बाइक से जाना मंजूर है, लेकिन ना तो कार से जाएंगे ना फिर वो बस से जाएंगे। तो 40% जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। सेट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, इस तरीके। वैसे इसके क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल नहीं होते, बस आपको ध्यान रखना है 2 दे दे या 3 दे दे, तो आपको सबसे पहले वो वाला जो पोर्शन है वो फिल करना है, अगर आप इसको इस डायग्राम से कर रहे हैं जो कि सबका कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आज की क्लास का, वो है आपको दिया हुआ है कि इफ ए फंक्शन f सच दैट R एक फंक्शन दिया हुआ है और ये डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस का 22। तो आपको बताना है कि f इनवर्स 4 जो है वो क्या आएगा। इसके ऑप्शन आपके पास 2 और 5, 5 और -2 और 3 और 6 और 1 और 7, ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। एक फंक्शन है जो आपका R डिफाइंड है, यानी कि वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, यानी कि इस फंक्शन में x की आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो, फंक्शन का मान उस पे डिफाइंड है, ठीक है। ये है आपका फंक्शन, आपको निकालना है f इनवर्स ऑफ 4, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, इसको f इनवर्स ऑफ y भी मैं जो है रख सकता हूं कि आपको ये दे दिया जाए कि ये 4 की जगह पे जो लिखा हुआ है, तो इसको मैं अगर f इनवर्स y डिनोट करूं तो ये क्या है, जैसे आप एक फंक्शन है, जैसे इस फंक्शन पे आप इस पे x का कुछ मान पुट करते हो, मान लो f इसकी जगह पे मैं पुट कर देता हूं कि f ऑफ a है, x की जगह पे a है, तो हमारे पास एक मान निकल के आता है जिसको मैं y से डिनोट करता हूं। तो वो है आपकी इस फंक्शन की a पे जो मान है वो इस फंक्शन का मान है y। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो यहां से मेरे पास f इनवर्स ऑफ y जो है वो इज इक्वल टू a के आएगा, यानी कि अब मुझे क्या दिया हुआ है, अब मुझे इस y का मान दिया हुआ है और मुझे यहां से x का मान जो है वो निकालना है कि वो क्या आएगा। कहने का मतलब है कि इस फंक्शन में हम x का कोई मान पुट करते हैं और y का मान हमारे पास निकल जाता है, लेकिन आपको दिया है कि अगर y का मान जो है 4 है तो यहां से x का मान जो है वो क्या क्या हो सकता है, इसका उल्टा आपसे पूछा हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है ऑलरेडी पेपर में। तो हमें क्या करना था, x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 22 इज इक्वल्स टू पुट कर देना था 4, क्योंकि इस फंक्शन का जो मान है वो 4 दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको इज इक्वल टू 4 पुट कर दूंगा तो मेरे पास x का मान आ जाएगा कि वो क्या हो सकता है। इसको इस साइड लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 6 और 3, -6 और -3 में लिख सकता हूं, और यहां से जो x का मान आएगा वो आएगा 6 या फिर 3। तो ऑप्शन जो ये है हमारा राइट आंसर। फिर से समझ लो कि एक फंक्शन का मान अगर आपको दिया हुआ है तो ये है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 22। यहाँ पे मैं x का कुछ भी एक मान रख देता हूं, मान लो वो 1 2 3 4 कुछ भी रख देता हूं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी इसकी y, ठीक है। x पे पुट करने पे जो फंक्शन की वैल्यू वो है y,
एफ इनवर्स ऑफ 4 या एफ इनवर्स ऑफ वाई का मतलब होता है कि ये वैल्यू यानी कि इस फंक्शन को अगर मैं इसके इक्वल पुट कर दूं तो x का मान क्या होगा वो आपको निकालना होता है, तो आप इक्वल टू पुट करके निकाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। आपको दिया है कि इफ A इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और आपको दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 5, तो आपको निकालना है कि फाइंड एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट। इसके ऑप्शन भी हैं 5, 25, 125 और एज ऑलवेज नोट। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लो कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। जो मैट्रिक्स होता है ऑब्वियस जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब है कि उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। और ऑर्डर 3 का मतलब है कि ये क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका जो ऑर्डर है वो होता है 3/3, 3 × 3। तो यहां से अगर मैं n का मान लूं तो वो है 3, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो है 3। इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है मुझे 5 और एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट आपसे पूछा है क्या होगा। तो ये आप एक नोट बना के भी लिख सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ A इसका जो डिटर्मिनेंट है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इसकी पावर n-1, जहां पे n का मान n जो है वो है उसका ऑर्डर कि वो कितने ऑर्डर की है, क्या वो 3/3 है, क्या वो 2/2 है, तो n का मान 2 है। अगर वो 3/3 है तो n का मान है 1। तो इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट A का मान है मेरे पास 5, n का मान है 3, 3 में से 1 गया 2, इज इक्वल टू 25 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ A और इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। इससे थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेम ही आए। तो आपसे अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज करके पूछ लिया जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी is 38 and their product is 1728। आपको निकालना है कि फाइंड देम कि वो जो जीपी है वो जो 3 टर्म्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन जीपी, एक गुणोत्तर श्रेणी की 3 जो पद हैं उनका जोड़ दिया हुआ है 38, उनकी गुणा जो है वो दी हुई है 1728। तो आपको निकालनी है कि वो तीनों टर्म्स जो हैं वो क्या होंगी। तो कभी भी अगर आपको जीपी में आपको उनका सम दिया है, प्रोडक्ट दी हुई है, तो आपको अगर 3 जो पद हैं अज्यूम करने हैं तो वो अज्यूम करने का तरीका होता है कि पहले को A/R, दूसरे को R, तीसरे को AR आप अज्यूम करें। इसका फायदा ये होगा कि यहां से अगर इन तीनों की प्रोडक्ट करनी पड़ी तो इस R से ये R कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से सॉरी कुछ गलत मान लिया क्या, A/R सॉरी ये बीच में A है, A/R A और AR। ठीक है, तो इस R से ये R कट जाएगा। आपको जूम करना है A/R A और AR। R है हमारी कॉमन रेशियो, A है हमारी पहली टर्म उन तीनों में से। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा A की क्यूब, यानी कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो A की क्यूब में आ जाएगी, जिसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है 1728। यहां से मेरे पास A का जो मान है वो आ जाएगा 12। अब A का मान 12 है और उनका जोड़ भी दिया हुआ है, तो जोड़ मेरे पास है A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल्स टू 38। A अगर मैं कॉमन ले लूं 12 तो ये हो जाएगा 1/R प्लस 1 प्लस R
इज इक्वल्स टू 38। तो यहाँ से इसको मैं काट दूँ तो 2 छिके 12 19, ये आ जाएगा मेरे पास 6 इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये आर जो है उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 19 आर। यहाँ से इसको मैं 6 आर स्क्वेयर, ये प्लस का 6 आर माइनस का 19 आर, तो ये हो जाएगा माइनस का 13 आर और प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब जोड़ो घटाओ तो आपके पास आना चाहिए 36, और सॉरी मल्टीप्लाई करो तो 36, और अगर जोड़ो घटाओ तो 13। तो इसके फैक्टर होंगे 6 आर स्क्वेयर माइनस का 9 आर माइनस का 4 आर प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास अगर मैं बस तू और मजे ले ले, तो यहां से आ जाएगा अगर मैं 3 आर कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 2 आर माइनस 3। यहां से अगर मैं माइनस का 2 आर कॉमन लूंगा, माइनस का 2 कॉमन लूंगा सॉरी, तो ये आ जाएगा 2 आर माइनस 3। तो यहाँ से आर का जो मान है वो आ जाएगा एक तो 3/2 और एक आ जाएगा 2/3। दो मान मेरे पास आ गए आर के, ए का मान मेरे पास है। तो अगर आर का जो मान है वो 3/2 है, जैसे ए का तो मान मेरे पास ऑलरेडी है 12, तो इसमें अगर ये 3/2 है डिवाइड में, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 यानी कि 4 दूनी 8, ये हो जाएगी 12, और यहाँ पे ए आर यानी कि 12 गुणा 3/2, 2 छिके 12, ये आ जाएगी 18। लेकिन अगर आर का मान 2/3 हो तो उस केस में ये उल्टी हो जाएगी 18, 12 और 8। तो जो भी ऑप्शन में हो उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोगों की खिदमत में पेश है, और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन ये है कि इफ 2x इज इक्वल्स टू 3y एंड 5y इज इक्वल्स टू 8z, तो आपको निकालना है कि x रेशियो z जो है वो क्या आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन एक आप लोगों के लिए डाला गया है। तो आपको बताना है कि x रेशियो z जो है वो क्या आएगा अगर 2x प्लस 3y, सॉरी 2x इज इक्वल टू 3y और 5y इज इक्वल टू 8z दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं इसको इसके डिवाइड में लेके आऊं तो x बाई वाई इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। यहाँ से x रेशियो y में लिखूं तो ये हो जाएगा 3/2। इसको अगर मैं y बाई जेड लिखूं तो ये हो जाएगा 8/5। तो यहाँ से इसको मैं अगर y बाई जेड, y रेशियो जेड लिखूं तो ये हो जाएगा 8/5। और आपको पता है कि अगर x y z दिया है तो अगर आपको डायरेक्ट x रेशियो z निकालना है तो आप इसको वैसे तो काट भी सकते हो, 2 चौके 8 इस क्रॉस में, तो ये हो जाएगा 4×3=12/5। बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि अगर आपको x रेशियो y दिया हुआ है 3/2 और y रेशियो z आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्या था 8/5, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं x y z। यहाँ से x y है 3/2, उसके बाद y z है 8/5, फिर इसको यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे, ऐसे प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको x रेशियो y, ये ध्यान रखना है कि वो यहाँ पे जो टर्म है वो यहाँ होनी चाहिए। y रेशियो z अगर 8/5 है तो x रेशियो z आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करोगे, 8 या 24, 5 दूनी 10, फिर भी काटोगे तो 12/5 ही आ जाएगा। तो यही था हमारा इसका जो है आंसर। तो एक बहुत ही बेहतरीन लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को और इस वीडियो को लाइक करके उस क्वेश्चन का हौसला बढ़ाएंगे, ताकि ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चन आप लोगों की खिदमत में पेश हो सकें। तो लाइक जरूर करके जाएं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लो, ये इसमें कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपका अगर कोई ग्रुप है तो वहां पे भी आप इसको शेयर कर सकते हो। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन joining the points 1 2 3 and -3 4 5 is divided by xy plane।
आपको बताना है कि दो पॉइंट्स हैं, मान लो ये है ए और ये है बी, इन पॉइंट्स को मिलाने से एक जो लाइन बनेगी उसको जो है एक्स वाई प्लेन जो है, एक्स वाई समतल जो है वो किस अनुपात में काटेगा, किस रेशियो में काटेगा, ये आपको बताना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से, जैसे अगर ये है एक इसका ओरिजिन, तो यहां से जैसे मान लो ये है y, ये है z, ये है x, तो ये है हमारा इधर एक्स वाई प्लेन, ये है वाई जेड प्लेन और ये है जेड एक्स प्लेन। तो यहां से आपका जो एक्स वाई प्लेन है, अगर ये इस ए और बी को मिला दिया जाए तो एक जो लाइन बनेगी उसको ये एक्स वाई प्लेन किस अनुपात में काटेगा, वो अनुपात आपको बताना है, वो रेशियो आपको बतानी है। तो इसके लिए आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको अगर मैं x1 y1 z1 लिख लूं, इसको अगर मैं x2 y2 और z2 लिख लूं, तो इन 2 पॉइंट से बनने वाली जो लाइन है, अगर आपको दिया हुआ है कि वो एक्स वाई प्लेन उसको किस अनुपात में काटेगा, तो डायरेक्ट जो आंसर है वो होगा z1 बाई z2 इज इक्वल्स टू z1 होगा -3, क्योंकि आगे माइनस है, डिवाइड बाई ये यहां पे इस इक्वेशन में -5 दिया है ये वाला, तो ये आ जाएगा -3 डिवाइड बाई -5, तो ये आ जाएगा 3:5। समझ में आया? एक चीज नोट कर लो कि अगर आपको जैसे 2 पॉइंट ये दिए हुए हैं, इनका आपको ये दिया हुआ है कि इनसे मिलने वाली लाइन को यहाँ पे तो जैसे दिया हुआ था कि एक्स वाई प्लेन उनको किस अनुपात में काटेगा, तो अगर एक्स वाई प्लेन दिया है तो इसका मतलब -z1 बाई z2। अगर यहाँ पर वाई जेड प्लेन किस अनुपात में काटेगा ये दे दिया जाता, तो वाई जेड में मिसिंग क्या है, x, तो ये होता -x1 बाई x2। अगर यहाँ पे जेड एक्स प्लेन किस अनुपात में काटेगा ये दे दिया जाता, तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, वो है y, तो उस केस में -y1 बाई y2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होता। तो यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन था वो एक्स वाई प्लेन पे था, इसलिए -z1 बाई z2 किया है। अगर ये वाई जेड प्लेन पे होता तो उस केस में -x1 बाई x2 होता। अगर ये यहाँ पर जेड एक्स प्लेन इसको कट कर रहा होता तो उस केस में -y1 बाई y2 इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा होता। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन तैयार करने में, वीडियो तैयार करने में, तो अगर आप इसको एक लाइक करके जाएंगे और सब्सक्राइब करके जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। मोदी जॉब दो और मोदी रोजगार दो ट्वीट करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, गुड नाइट।